Hello everyone. So let us discuss now the store ledger account in case of FIFO, LIFO and weighted average method। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम स्टोर लेजर अकाउंट बनाएंगे जहां पर हम तीन मेथड यूज करते हैं, FIFO, LIFO एंड वेटेड एवरेज। और ये मेथड हमारे को किस लिए हेल्प करता है? जस्ट टू फाइंड आउट द प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। और इसके अंदर बेसिकली हम दो मेन वैल्यूज निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो स्टोर लेजर हम इसको बोलते हैं। वाई? बिकॉज हम इसके अंदर बेसिकली कॉस्ट ऑफ मटेरियल या प्राइसिंग ऑफ मटेरियल डिटरमिन करते हैं। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं टू अंडरस्टैंड द बेस ऑफ द स्टोर लेजर अकाउंट, यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अभी इस क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर रहा हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम फीफो मेथड बोलते हैं। इसका फॉर्मेट जो है मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, आप भी इसको एक बार बनाएंगे पहले नोटबुक में तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट एज पर फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। अभी मैं आप फीफो डिस्कस कर रहा हूँ। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हमें डेट्स गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है और पूरे साल पूरे महीने में जो परचेज इशू मीन्स सेल हुआ है वो गिवन है, यूनिट्स गिवन है और उनके प्राइस गिवन है। प्राइस अगर आप चेक करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस देखिए, जनवरी 1 ओपनिंग बैलेंस 300 यूनिट्स 20 रुपीज के हिसाब से है। फिर परचेजेस किया 200 यूनिट्स 22 के हिसाब से। इशू मीन सेल्स, तो सेल्स के आगे आप देखेंगे रेट नहीं गिवन, प्राइस नहीं गिवन, तो हम इसमें कैसे डिटरमिन करेंगे? विद यूजिंग दीज मेथड्स ओनली, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फीफो मेथड, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऊपर हम लिखेंगे स्टोर लेजर अकाउंट। टोटल इसके अंदर 10 कॉलम्स बनते हैं। पहला बनेगा डेट का, फिर बनेगा रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब होता है जब माल आता है, पर रॉ मटेरियल आया तो इसका मतलब परचेज। इश्यूज, इश्यूज मीन सेल्स एंड बैलेंस। और इनके अंदर तीन तीन कॉलम्स और बनेंगे, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट, अमाउंट और बैलेंस में भी यूनिट्स, रेट, अमाउंट। ठीक है, और डेट का एक कॉलम ये बनेगा। तो देखिए करते कैसे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टोर लेजर अकाउंट बनाने की बोल रहा है और इसके एडवांस वर्जन में क्या होता है वो आपको क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले आप देखिए जनवरी 1 में हमें लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस 300 यूनिट्स एट 20 पर यूनिट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 1। ना हमने यहाँ कोई परचेज किया ना ही सेल किया, तो ये तो सारा डैश। ये बैलेंस के बना तो बैलेंस में आएगा हाउ मेनी यूनिट्स, 300। And what is the rate given to us? 20, so it will be 6,000. Then next आ रहा है जनवरी 10, दैट इज परचेज किया आपने हाउ मेनी यूनिट्स, 200। तो परचेज हमारा किसका पार्ट होता है? रिसीट्स का। तो 200 इंटू 22, रेट गिवन है तो ये हमारा हो जाएगा 4400। सेल इसमें कुछ नहीं है। तो अब देखिए लिखेंगे कैसे। जब भी हम बैलेंस में लिखेंगे तो हम इसको क्लब करके नहीं, भाई 300 यूनिट्स हमारे पास पहले से हैं और 200 यूनिट्स और आई, तो अब इसको सिंपल 500 नहीं लिखेंगे, आप इसको अलग अलग ही लिखेंगे। पहले वाला पहले उतारेंगे, 300 इंटू 20 6000 एंड 200 इंटू 22 दैट इज 4400। ये लिखने का तरीका इसमें ऐसे होता है और हम जनरली इसको ऐसे एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट मतलब क्या शो करता है? ये जनवरी 10 में हमारे पास 300 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से पड़ी हुई हैं और 200 यूनिट अभी हमने खरीदी 22 रुपीज के हिसाब से। तो हम कभी भी इसको ऐड करके नहीं लिखेंगे, 300 प्लस 200 इस तरीके से नहीं, अलग अलग करके लिखेंगे। फिर जनवरी 20, थोड़ा सा आप यहाँ पर स्पेस छोड़ देना। जनवरी 20 को आपने इशू किया, इशू मतलब सेल्स, तो ये तो आपने नहीं किया।
तो अब ये देखिए हम फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है, जो मटेरियल पहले आया वो मटेरियल पहले बिकेगा और जो बाद में आया वो बाद में बिकेगा। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, आपने 150 यूनिट्स बेची हैं, तो आप किस में से 150 बेचोगे, जो यूनिट पहले पड़ी थी। तो मतलब हमारे पास पहले वाली यूनिट कितनी पड़ी थी, 300। 300 में से 150 यूनिट, 150 यूनिट्स आपने बेच दी, लेकिन रेट नहीं गिवन क्वेश्चन मार्क। तो 300 वाली यूनिट कितने रुपए में थी हमारे पास, 20 रुपीज में। तो ये 20 के हिसाब से जाएंगी, तो इसका मतलब ये हमारा 3000 आ जाएगा। इसीलिए इशू के आगे ये रेट नहीं लिखते। तो अब यहाँ पर आप चेक कीजिए बैलेंस में क्या बचेगा, 300 में से 150 चली गई तो कितना बचा, 150। 20 का रेट ये तो सेम ही रहेगा, तो ये 3000। इसका मतलब आधी यूनिट्स बिक गई, इसमें से आधी रह गई, और 200 वाली यूनिट्स एज इट इज है अभी, तो वो हम एज इट इज ही लिख देंगे। ये हो गया हमारा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन जनवरी 21 को आपने और रॉ मटेरियल खरीदा। ये जनरली आप लैंडस्केप मोड पे बनाते हो क्वेश्चन, क्योंकि जब पेपर होगा तब भी आप ऐसे ही बनाओगे। ये मैंने तो थोड़े छोटे छोटे कॉलम में से बनाए, बिकॉज आई हैव गिवन द क्वेश्चन है। जब आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होगा तो आप इसको फुल पेज पे इस तरीके से बना सकते हैं। तो आपने 200 यूनिट और खरीदी 23 के रेट में, तो आपने 4600 रुपीज का माल और खरीदा। सेल नहीं हुआ उस पर तो हमने छोड़ दिया। अब यहाँ देखिए हम कैसे लिखेंगे। अब हमारे पास 3 तरह के मटेरियल हो गए। पहले वाला 150 20 के रेट पे, तो ये तो ऊपर से ही आ रहा है। 200 वाला अभी भी ऐसे का ऐसे ही है, और फिर आपने 200 में और खरीदी 23 रेट पर, तो दैट इज 4600। तो आपके पास अभी मटेरियल रखा हुआ है, बट तीनों अलग अलग रेट पे हैं। तो हम इसको अलग अलग ये इसलिए शो करते हैं कि जिससे हमें पता लग जाए कि इस डेट पर हमारे पास कौन सा है, ताकि हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करने में ईजी हो जाए। अब देखिए सारे जनरली इशू के ही हैं। तो जनवरी 22, अब यहाँ देखिए 150 यूनिट्स आपने और बेची, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले 150 दिख रही है, आप देखिए यहाँ पे। तो 150 और बेची, रेट क्या लगाएंगे 150 के लिए, 20, तो 3000। इसका मतलब ये वाली यूनिट्स तो खत्म हो गई। अब कौन सी यूनिट्स बच गई, 200 इंटू 22, दैट इज 4400। 200 इंटू 23, दैट इज 4600। तो ये हमारे पास अब 2 मटेरियल बचे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर मान लीजिए यहाँ 200 यूनिट्स लिखा होता कि 150 जगह 200, तो मैं 150 बेचता 20 के हिसाब से जो मैंने ये बेची, और बाकी 200 यूनिट्स बेचता मैं 22 जो नेक्स्ट वाला है। तो यहाँ पर फिर बैलेंस कितना बचता, 150 22 और 200 वाली एज इट इज रहती। ठीक है। फिर आ गया जनवरी 23, फिर आपने इशू किया। तो अगेन ये तो है ही नहीं, तो इशू किया आपने 200 यूनिट, तो 200 इंटू कौन सा है पहले वाला, 22, बिकॉज ये 20 वाला तो खत्म हो चुका था। तो दिस इज 4400। तो ये वाली यूनिट एज इट इज बच गई, ये तो खत्म हो गई, तो बची 200 इंटू 23। तो दिस इज हाउ मच, दैट इज 4600। तो इसमें तो एक सिंगल यही बची। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एंड लास्ट आपको दिखा रहा है शॉर्टेज। तो जनवरी 24। अब देखिए शॉर्टेज का मतलब होता है कि हमारे पास जो माल है वो शॉर्ट में आ रहा है, मतलब आप कह सकते हो खराब हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो शॉर्टेज को भी आप कुछ नहीं करेंगे, हम उसको लिखते हैं इशू में ही है। इशू मतलब सेल में लिखते हैं, लेकिन वो सेल एग्जैक्टली नहीं। इशू का मतलब होता है, मैं सेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टोर लेजर का काउंट क्या होता है, माल कहाँ से आ रहा है और कौन कौन से डिपार्टमेंट या किसको हम इशू कर रहे हैं। तो हम सेल्स का वर्ड जनरली इसलिए यूज करते हैं ताकि वो एक्सप्लेनेशन में इजी हो जाए। इशू हेयर बेसिकली मींस, जैसे परचेज डिपार्टमेंट या मटेरियल डिपार्टमेंट में स्टोर कीपर का काम क्या होता है कि वो कहाँ कहाँ से रिसीट ले रहा है मटेरियल की और उसको कहाँ कहाँ इशू कर रहा है। इशू हम यहाँ पर सेल्स इसलिए बोलते हैं जस्ट फॉर द नॉलेज सेक ओनली, कि आपको एक इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब ये शॉर्टेज है 5 यूनिट्स की,
भाई मिल नहीं रहा, खो गया, खराब हो गया, तो हमारा मटेरियल शॉर्टेज में आ रहा है। तो शॉर्टेज में आने के लिए अब इसमें क्या है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो हाँ, अभी तो यहाँ पर हमारे पास एक ही यूनिट बची है 23, तो हम इसको भी 23 के हिसाब से ही करेंगे और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे शॉर्टेज 5 के नीचे, ताकि पता लग जाए ये शॉर्टेज का था। तो 200 में से 5 चली गई तो कितनी यूनिट्स बचेंगी, 195। रेट सेम ही रहेगा 23 वाला, तो ये हमारा आ जाएगा 4485। तो ये हमारा ये वाला पॉइंट आ गया 4485। आई होप इट इज क्लियर टू यू। शॉर्टेज इशू नहीं है, एक तरह से हमारे पास रिसीट में तो जब आता जब वो हमारे पास आता, अब ये हमारे यहाँ से चला गया, इशू कर रहे तो तुमने यहाँ लिखा, बट शॉर्टेज का मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे पास नहीं है, तो दैट इज दिस पॉइंट ओनली। ठीक है, इसलिए हम इसको इशू में लिखते हैं। बैलेंस 200 था, 200 में से 5 यूनिट कम हो गई तो 195 बची। ये हमारा फीफो मेथड था। हम इसको अलग अलग क्यों करते थे, बिकॉज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमें करना था। अब कई बार इसमें 2-3 पॉइंट पूछ लेते हैं आपसे। सबसे पहले तो कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताओ। देखिए क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो लास्ट में बच गया, ये रहा। तो आप सिंपल 195 इंटू 23, तो कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, 4485। तो ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ये वाली है जो लास्ट में बच गया। ठीक है, सेकंड वो बोलता है COGS की वैल्यू बताओ। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स आपने बेचे। जैसे मैंने बोला ना इशू करते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, सम ऑफ इशूज दैट इज सेल्स, एक्सेप्ट कोई शॉर्टेज हो, लॉस हो, वो नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई माल हमने बेचा नहीं है। बेचा तो हमने ये वाला है, हमने इशू ये वाला किया है। तो COGS का मतलब क्या होता है, परपेचुअल। और हम ये कौन से केस में निकाल रहे हैं, वी आर यूजिंग परपेचुअल। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हम परपेचुअल ही यूज करते हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, हमारे सिलेबस में परपेचुअल का ही मेन काम है इसमें। तो सम ऑफ इश्यूज, ये इशू की जैसे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दिया तो 115 भी है, इसको हम यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये कोई हमारा इशू नहीं हुआ, ये तो हमारा शॉर्टेज है, लॉस है। तो COGS का मतलब क्या होगा, 3000 प्लस 3000 प्लस 4400, तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 10,400। ये वाला हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। So I hope this concept is clear to you, that how to use FIFO method to find out the value of material, that is closing stock and COGS, and basically like I have told you the various cases। कुछ केसेस में ये वाला पॉइंट भी आ जाता है कि कुछ गुड्स जो है कस्टमर ने रिटर्न कर दिए। तो रिटर्न केस में जिस डेट पर उसने अगर हमने उसको, जैसे मान लीजिए 20 जून को हमने उसको गुड्स बेचे थे, 150 में से 50 यूनिट्स उसने लिए थे, तो हम 150 यूनिट्स हमने उसको कितने रुपए में बेचे थे, 20। तो हम एज्यूम करते हैं कि उतने ही रुपीज में वो वापस देगा हमें, तो वो रिसीट के केस में आएगा। बट वो टेक्निकल क्वेश्चन ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली हमारा सिंपल ही पॉइंट आता है, जैसे इसमें हमारा ये शॉर्टेज आ गया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। In the next video, we'll be discussing the same question but using LIFO method, that is last in first out. Thank you so much.